ओके, तो अभी तक हमने जो सिलेबस अगर देखोगे आप, तो उसमें हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी कवर किया है, जिसका आपको होमवर्क अलर्ट, ये तो एग्जाम का सिलेबस है। तो ठीक है ना, तो ये गेट का है। तो हमने भी बेसिक्स कवर किए, एक्सोमेटिक डेफिनेशन से स्टार्ट करके अभी यहाँ तक हमने कवर किया है, तो जिसका आपको असाइनमेंट मिला हुआ है सॉल्व करने को, तो आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। अभी मैं गेट में जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, जैसे 2024, 2023, 22, 21, वो आपने सॉल्व भी किए होंगे। फिर मैं कुछ बच्चों के लिए सॉल्व करवा देता हूँ जो उनके पास टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, या जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी डाउट्स भी, असाइनमेंट के डाउट भी डिस्कस होगा अभी, ठीक है ना, आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी असाइनमेंट में भेजे थे उसके। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हें ये फोल्डर है ना, एक फोल्डर का नाम है PYQ गेट ST ईयर वाइज, ठीक है। अगर जाओगे इसमें तो वो होगा PYQ गेट ST, इसमें पूरे PYQ है ना, गेट के सारे PDF पड़े हुए हैं, जैसे 2024 के पेपर है, सिलेबस है, फिर ये टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, ये हमने पहले ही बताया था आपको, है ना। सो अब यहाँ पे 23, 22 सबके ये 2024 के क्वेश्चन है ना। सो इसमें अगर आएंगे तो देखो जैम, जी जी जी, एक्चुअली जैम में, एग्जाम के जो बेसिक प्रोबेबिलिटी से टोटल जैम में अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं। 2024 के पेपर में जैम में 5 क्वेश्चन आए थे। जो मैं क्वेश्चन नंबर बताया, जो लोग देखो, आप गेट वाले लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जैम के सारे PYQ भी सॉल्व करना, जैम के क्वेश्चन, क्योंकि वो आपके तैयारी को स्ट्रांग बनाएगा। अगर आप ईगो में रहोगे, नहीं हम सिर्फ गेट का करेंगे, तो फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा आपका, फिर बाद में पछताओगे आप। ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप अगर पैटर्न देखो, पिछले मैं 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ जैम और गेट का, तो मैं हर बार कहता हूँ हमारे जैम वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे रैंक लाते हैं प्रॉपर उन बच्चों से जो सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि जैम के ढंग से प्रिपरेशन करने से गेट का भी अच्छा लेवल अचीव हो जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो आप उसको इग्नोर नहीं करना, गेट का करना ही है, साथ में जैम वाले पोर्सन भी अच्छे से करने हैं। ये है, तो जैम में जब बेसिक प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर देखो, था आई थिंक 4 नंबर, 17, 18, 44 एंड 54, आई थिंक ये था। मैं भी करवा रहा था लास्ट बैच में, तो आप जैम वाले लेक्चर्स के भी अटेंड कर सकते हो या रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगर आप चाहो तो। ये है। तो अभी मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें एक ही क्वेश्चन है, उसकी तरफ बात करते हैं। 18 नंबर है ना, एक ही क्वेश्चन इसमें है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 18 है। जी जी जी, क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें। बेसिक प्रोबेबिलिटी है ना। तो एक बार आप लोग ट्राई करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बस जेन्युइनली सॉल्व करो और बताओ, मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो एक बार सॉल्व करके देखो, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो। ये है। या मैं करवा देता हूँ, क्योंकि कर तो लोगे ही आप लोग। ये है। सो क्योंकि मुझे आगे भी क्वेश्चन करवाने हैं, तो मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सो ये क्वेश्चन जो है गेट 2024 का है, ठीक है ना। नहीं मिल रहा है मतलब? नहीं नहीं, है ना हमारे ड्राइव में, आप ड्राइव में जाइए, उसमें एक फोल्डर है IIT जैम MS ईयर वाइज। जैसे ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर का नाम क्या है, इसमें ये जो अभी दिखा रहा था, ये कौन सा फोल्डर है, ये गेट PYQ गेट ST ईयर वाइज है ना। तो ऐसे ही आप देखेंगे IIT जैम MS ईयर वाइज, उसमें सारे क्वेश्चन तो है जैम के। आप एक्सप्लोर करोगे तो सब मिलेगा, मतलब द थिंग इज यू हैव टू ट्राई एक्सप्लोर, ये चीज है। कंप्लेन करने से क्या होगा, ये फोल्डर है ना PYQ IIT जैम MS ईयर वाइज, देखिए इसमें सारे क्वेश्चन है जैम के 24 का। ये देखिए पहले 24 का है, ये तो सॉल्यूशन बुक है। ये रहा 24 का क्वेश्चन, इसमें जैम 24 का पेपर है, जैम 24 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। थिंग इज ट्राई करो, एक्चुअली द थिंग इज है ना, ट्राई। वो पानी आ रहा है शायद। सो जी जी, आंसर की भी है इसके साथ।
चलिए जिसको ट्राई कीजिए एक बार, है ना, इसको ट्राई करते हैं। देखिए सो ये जो क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है, टू फेयर डाइस। अब समझिए इसको जरा, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, वहां से दिख जाएगा, लार्ज करो। सो समझिए, सो टू फेयर डाइस, वन हैविंग रेड एंड अनदर हैविंग ब्लू कलर। तो रेड मतलब फर्स्ट डाई, ब्लू मतलब सेकेंड डाई, ऐसा समझो। अब आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली वंस एंड लेट ए बी द इवेंट दैट, सो ए क्या है, ए बी द इवेंट दैट द डाई हैविंग रेड कलर, है ना। सो ये आपका है गेट 2024 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखिए। So tossed independently, let A be the event that the die having red color will show 5 or 6. तो रेड कलर मतलब फर्स्ट डाई, है ना, रेड मतलब फर्स्ट डाई, एंड अदर मतलब सेकेंड डाई, ठीक है ना, ब्लू कलर मतलब सेकेंड डाई हो गया। सो टू डाइस है, सो रेड कलर विल शो 5 और 6। तो इवेंट इवन ले लो कि फर्स्ट डाई शो 5 और 6, तो क्या क्या आउटकम आ जाएंगे इसमें, 5-1 से लेके 5-6 तक और 6-1 से लेके 6-6 तक, राइट, यही है ना। देख लीजिए, कह रहा है कि ए बी द इवेंट, तो ए इसका नाम ए रखा हुआ है इन्होंने, ए बी द इवेंट दैट द डाई हैविंग रेड कलर विल शो 5 और 6, आइदर 5 और 6 और बोथ विल वर्क। तो यहां से 5-1 5-2 5-6 तक और 6-1 से 6-6 तक, ठीक है। B be the event that sum of the outcomes will be 7, ठीक है ना। सो कह रहा है B be the event that sum of the outcomes will be 7, तो B एक ऐसा इवेंट है सम ऑफ आउटकम 7 है। तो B में क्या क्या आउटकम्स आएंगे आप बताओ, B में से आप लिख सकते हो ना कि B इवेंट है सम ऑफ द आउटकम 7 है, जैसे 6-1 1-6, आप बोल रहे 3-4 4-3 5-2 2-5, है ना, ये हो जाएगा। और C एक इवेंट है, द C इज द इवेंट, A तो ये था, B C क्या है, अरे रुक जाओ रुक जाओ, C be the event that sum of the outcome will be 8, है ना। तो सम जो होगा वो 8 होगा, तो सम ऑफ द आउटकम इज 8। तो 8 वाले आउटकम्स लिख लो, 2-6 6-2 4-4 5-3 3-5, ये हो गया आप, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें टोटल 6 + 6 12 एलिमेंट्स हैं, चेक कर लीजिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब पूछ रहा है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये बताओ। तो आपको यहां समझ आ गया क्या है। सो अब आपसे पूछ रहा है ए बी इंडिपेंडेंट है एंड ए सी भी इंडिपेंडेंट है, ऐसा है क्या। सो ए बी इंडिपेंडेंट कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी के। सो मुझे बताइए पी ए कितना है, ए में कितने आउटकम है टोटल, टोटल इसमें कितने आउटकम है, 6 + 6 12, सो 12 आउट ऑफ 36 हो गया। बी में कितने आउटकम है टोटल, 6 है, तो 6/36 हो गया। एंड ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, सो ए इंटरसेक्शन बी देखना है मुझे। सो यहाँ 5 या 6 वाले कितने हैं, तो 6-1 1-6 5-2 2-5, 4 हो गए, है ना। 6-1 1-6 उसमें था ना 5 या 6 वाले कोई भी, तो 6-1 1-6 5-2 2-5 4 आउट ऑफ 36। सो इसको आप अब चेक कीजिए आप लोग, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/3 है, ये आपका 1/6 है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9 है। तो क्या ये ए इंटरसेक्शन भी इक्वल है पी ए इंटू पी बी के, बाकी लोग बताइए। 1/3 इंटू 1/6 1/18 हो गया ना, इक्वल तो नहीं है, तो पहला गलत हो गया। तो ए सी चेक करने की जरूरत नहीं है ना, ए बी हमने चेक कर लिया। एक
ओ अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ गलती, ओ एक मिनट, मैंने यहाँ गलती किया है ना। ओके ओके, एक मिनट, हाँ हाँ। सो यहाँ पे क्या क्या आउटकम है, 5-1 से लेके 5-6 तक, और 6-1 से लेके 6-6 तक। तो 5-2 तो होगा, 2-5 नहीं होगा। अच्छा, हाँ 6-1 तो होगा, 1-6 नहीं होगा। अच्छा मैंने यहाँ गलती किया है, ठीक है। सो इसमें मेरी गलती है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/18। सो अब सही है ना, देख लो। तो ये एक्चुअली यहाँ आउटकम लिखे नहीं ना, इसलिए गलती हुआ है। सो 5-1 से 5-6 तक, और 6-1 से 6-6 तक। तो मुझे लगा कोई भी एक 5 या 6 है ना इसमें है। तो यहाँ क्या है, 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6, 6-1 6-2 6-3, ठीक है हाँ। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। सो ठीक है। सो ये 2-5 नहीं आएगा, और ये 1-6 नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे पहला डाई को ही 5 या 6 दिखाना था, तो वो दोनों नहीं। फर्स्ट डाई विल शो 5 और 6, है ना। इस तरह गलतियां मान लो एग्जाम में आप करोगे तो मार्क्स कटेंगे, अगर मैं भी करूंगा तो गलती है ना। तो ये थोड़े से केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे, कि हमने बोला था इसने कि फर्स्ट डाई विल शो 5 और 6, नॉट बोथ। तो फर्स्ट विल शो 5 और 6, तो 6 वाला ये है, ठीक है। तो अब सही है ना, तो अब करेक्ट हो गया, इसका मतलब ये ट्रू हो गया फिर। तो तो ये ओके अभी। अब इस पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन सी पे आते हैं, हाँ। क्या बता दो, नहीं समझ आया। हाँ हाँ, ये एक्चुअली यहाँ पे आप अभी ज्वाइन किए हो क्या, व्हाट इज ए देयर, ए क्या है। रेड कलर कौन सा है, पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ लो ना, क्वेश्चन पढ़ा है आपने। नहीं भाई, ढंग से पढ़ो ना क्वेश्चन। पहला रेड है, दूसरा ब्लैक है, फिक्स करो ना। पहला रेड है और दूसरा ब्लू है एक्चुअली। तो हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, कितने आउटकम आएंगे सैंपल स्पेस में। हाँ, अब उसमें पहला वाला रेड है और दूसरा वाला ब्लू है, तो ए क्या बोल रहा है। हाँ वो हमने फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप उल्टा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उल्टा करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो फर्स्ट को ब्लू सेकंड को रेड तब भी आंसर सेम रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पढ़ो ना आगे, ए क्या है इवेंट। अरे भाई तुम्हें सीखना तुम्हें कि मुझे है, तो पढ़ो पहले, क्वेश्चन तो पढ़ दो। तुम बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्यूशन समझ रहे हो, कैसे समझ जाओगे। क्या है क्वेश्चन, ए इवेंट क्या है, पढ़ो ए इवेंट क्या है। हाँ तो मैं बोला कि रेड वाले को फर्स्ट डाई अज्यूम करते हैं। तो ऐसे कितने आउटकम होंगे जहां पहले डाई पे या तो 5 या 6 आए होंगे। तो क्या नहीं समझे आप, अभी पढ़ो ना भाई, सब उसमें लिखा हुआ है, मतलब क्या हद है तुम लोग का यार। हाँ तो बी में है ना, 6-1 1 6 3 4 4 3 5 2 2 5, सही तो है। ये बी ये है, सी ये है, पहले मैं इंटरसेक्शन देख रहा था मैं, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन क्या है ये देखना है, क्योंकि यहाँ सारे लिखे, यहाँ सारे लिखे नहीं मैंने। तो शुरू में मैंने गलती किया था इसमें कि 5-2 और 2-5 इनको, यहाँ 5-2 है, 2-5 नहीं है। हाँ तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ के ट्राई करो ना, दिक्कत ये है कि सो सिमिलरली आप एसी को ट्राई कर लीजिए ना। एसी में क्या है कि सिंपल वही चेक करना है आप, कि क्या ए इंटरसेक्शन सी पी ए इंटू पी सी होगा क्या। सो ए इंटरसेक्शन सी देख लो, ए और सी में क्या कॉमन है, अगेन ए और सी में, तो ए में था कि पहला डाइस पे 5 या 6 आया है, तो पहला डाई पे 5 या 6 आया है, तो ये दो यहाँ भी होंगे कॉमन ना, और कुछ नहीं आएगा। सो यहाँ 2 है आउट ऑफ 36, यहाँ भी ये मिल गए।
और ए में कितना था, ए में टोटल 12 एलिमेंट है आउट ऑफ 36, सो 1/3। सी में टोटल 5 एलिमेंट है आउट ऑफ 36 ना, चेक कर लीजिए एक बार। सी में 5 ही ज्यादा होगा, सम 8 था ना इसका, तो सही, ठीक है ना। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप चेक करो क्या प्रोडक्ट इक्वल है इसके। सो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल नहीं है पी ए इंटू पी सी के। सो ए बी इंडिपेंडेंट था, ए सी इंडिपेंडेंट नहीं है। ए बी इंडिपेंडेंट तो था, ए सी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सही कह रहा है, मतलब बी सही कह रहा है इसका मतलब, है ना। ए सी इंडिपेंडेंट है, ये गलत कह रहा है ना। तो और ए बी नॉट, ये भी गलत, ये गलत कह रहा है। और यहाँ नाइदर है ना, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये गलत कह रहा है। अच्छा नॉर है ना, तो ये ट्रू, ये गलत है। तो मतलब कहना मतलब ये है कि दो एंड है ना, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। सो दोनों ट्रू किस में है, सिर्फ बी में है ना। दो स्टेटमेंट को कंबाइन किया हर ऑप्शन, तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा एंड के साथ, है ना। तो दोनों ट्रू होने, तो ये सही कह रहा है, ए बी इंडिपेंडेंट है, ए सी नहीं है, तो वही चेक करना था, ठीक है। मतलब बस थोड़ा यहाँ पे ये है कि केयरफुल रहना आउटकम में, इसमें क्या आउटकम है कि गलती थोड़ा सा है ना, वो गलती होगी तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये मुश्किल तो नहीं है ना, इजी है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर एक या दो क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो उसको तुम छोड़ने से बेटर है सॉल्व कर लेना, इजी है ऐसे तो। नेक्स्ट देखो, तो अभी ये हम कर रहे थे 2024 का था। 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा नंबर है बताओ 2023 पेपर का। 2023 के पेपर में क्वेश्चन नंबर क्या है कि नहीं। 23 में आई थिंक बेसिक प्रोबेबिलिटी का नहीं, ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली। सो जो है वो देख लो, बाकी मैं 2023 में देखना पड़ेगा कौन सा वाला था, नंबर तो इसने में नहीं लिखे हैं, तो ढूंढना पड़ेगा, इससे बेटर एक बार देख लेना पेपर खोल के। सो अभी जो है वो करो, जैसे बाकी क्वेश्चन जैसे 2019 का अगर पेपर देखोगे तो इसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, नहीं एक क्वेश्चन मेनली है, तो ये भी इंडिपेंडेंट वाला ही है। अगर तुम यहाँ देखो सो इसमें अगर 2019 का पेपर तुम ओपन करो, एमएस क्यों लिखा हुआ है, अच्छा हाँ ये जैम वाला उसको दिखा रहे थे ना खोल के, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ उसका। सो मैं 19 क्यों, 19 से स्टार्ट करता हूँ देखो। 19 में कर देखो इंडिपेंडेंट वाला कौन सा क्वेश्चन है। सो इसमें तुम्हें दे रखा होगा, ये तो पहले 10 क्वेश्चन आपको पता ही एप्टीट्यूड रहता है। सो फर्स्ट 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रहते हैं, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होता है। ये वाला क्वेश्चन रहा 3 रहा जी। तो क्वेश्चन 3 आप एक बार सॉल्व कीजिए। सो ये भी इजी है हालांकि। सो बाकी ये भी लग रहा है बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हालांकि है, तो एक्सपेक्टेड में थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल में चला गया ये, है ना। सो इस तरह से है। सो चलिए इसको जरा ट्राई करके बताइए क्विकली, मतलब मुश्किल तो नहीं, मुझे पता है सब लोग इजीली कर लेंगे क्योंकि आप लोग इस लेवल पे आएंगे, ये सब आसान क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सा इसमें से, तो इज आर, इज ट्रू पूछा, इज तो सिंगल करेक्ट होगा, इजी है ना, एक ही पूछा ना, इज ट्रू एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा।
ओनली सी, बाकी लोग देख लीजिए एक बारी। डरना तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, तो सिंपल है। क्या बोला हुआ है कि 1 2 3 4 जो है रिप्रेजेंट द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड P1 P2 P3 P4 सब 1/4 है। मतलब ये सैंपल स्पेस मान लो है, उसके ईच आउटकम इक्वली लाइकली है। A1 A2 A3 A4 दे रखा है, कौन सा? तो सिंपल है, हमें देखना है कि A1 A2 है ना, A1 इंटरसेक्शन A1 A2 में क्या कॉमन है? 2, जो कि 1/4 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 2/4 2/4, तो ये PA1 इंटू PA2 हो जाएगा, क्योंकि ईच इंडिविजुअली, अच्छा एक मिनट, A1 ना 2/4 2/4 मतलब 1/2 1/3 ओके है। तो लेकिन क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट, इसलिए गलत है ये। वैसे ही करके बाकी ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए, इजी है। जस्ट इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल होने चाहिए तो आ जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्या है नेक्स्ट, 2019 में और कोई क्वेश्चन है? सो नहीं होगा, क्योंकि एक या दो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक प्रोबेबिलिटी में, तुम अगर देखोगे तो बेसिक मैक्सिमम ना 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाकी रैंडम वेरिएबल के रहता है। इसमें एक्स्ट्रा सिलेबस भी है ना, इसीलिए बेसिक प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं देता, क्योंकि एक्स्ट्रा है। जैम में तो कम है, इसीलिए पूछ लेता है आपसे। छोड़ो, मैं अगला आता हूँ 18 वाले पे। सो 18 में जो क्वेश्चन नंबर है, सॉरी 20, हाँ नॉट 18, 18 में भी होगा लेकिन 20 में 19 है। तो एक तो आपका 19 हो गया, और एक और होगा, 2 होगा ना? अच्छा एक ही है, इसी को 2 बार लिख दिया, ठीक है। सो ये 19 नंबर है, इसको जरा करो सॉल्व, देखो बताओ। हाँ हाँ होगा ऑब्वियसली। बस ये है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने सॉल्व कर ली, बहुत लोगों ने सॉल्व किए होंगे और बहुत लोगों ने नहीं भी किए होंगे, क्योंकि ना सारे बच्चे वैसे नहीं है ना, ये सब वेट करते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ करा दूँ, ताकि कुछ रिकॉर्डिंग के भरोसे भी तो बैठे रहते हैं ना, तो वो असाइनमेंट करते भी नहीं, उनको बस रिकॉर्डिंग देखना है। तो एटलीस्ट ये सॉल्व रहेगा तो इस बहाने कर लेंगे। ये है। अच्छा 1/2, ओके। बाकी लोग देख लीजिए क्या 1/2 आ रहा है आपका। EFG म्यूचुअली, तो इंडिपेंडेंट पे मतलब हर साल एक एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही रहा है ना। EFG भी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, PE PF PG दे रखा है, P प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 ऑफ इवेंट EFG ऑकर, तो ये हम शुरू में करवा रहे थे आपको इस तरह क्वेश्चंस, है ना। सो एटलीस्ट 2 ऑकर हो रहा है, या तीनों ऑकर होगा, और या फिर, है ना, तो ये हो सकता है ऑल 3 ऑकर्स, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, या 2 ऑकर होंगे, एक ऑकर नहीं होगा। सो ये हो सकता है, या यहाँ पे E occurs F does not occur G occurs, या फिर अगला लास्ट वाला है कि E occur F occur G does not occur, यही हो सकता है ना केसेस। तो यहाँ एटलीस्ट 2 occurs ना, so यहाँ exactly 2 occurs, exactly 2 occurs, exactly 2 occurs, यहाँ all 3 occurs। और चूंकि ये इंडिपेंडेंट म्यूचुअली है तो सीधा सीधा ब्रेक कर सकते हो इसको, PE इंटू PF इंटू PG
पी ई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे ना सारे बच्चों के लिए कराना, मान लो कोई कमजोर बच्चा है उसके लिए भी सॉल्व तो करवाना ही पड़ेगा, कुछ तो पूछते भी नहीं है कि बेइज्जती हो जाएगी। सो ई एफ जी ई डैश एफ जी है ना, इस तरह से, और लास्ट वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट। अब पुट कर लो सारी वैल्यूज, आपको पता है ना, कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा। सो यू पुट द वैल्यू जैसे इन्होंने बताया कि हाफ आएगा, तो चेक कर लो, वेरीफाई कर लो जस्ट। अच्छा आपका 7/2 आ गया, लेकिन ये हाफ भी, तो हाफ कैसे आ गया भाई, तुक्का लगा रहे तुम भी। इसी को ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, यही सब एग्जाम में आपको क्वालिफाई नहीं होने देगा। होता क्या, मान लो मैं लिख देता हूँ, अब बाद में बच्चा रिकॉर्डिंग देखता है, वो फंस रहा है कि ऐसे कैसे हाफ आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा, तो वहां दिक्कत होती है। फिर बच्चा बाद में वीडियो भेजता है कि सर इसमें लग रहा है गलती है। तो ये होता है ना, कोई बच्चा एक बोल दिया, गलती से गलत बोल दिया, बाकी ने वेरीफाई नहीं किया, चीजें गलती रह जाती है। पुट कीजिए डेटा यहाँ पे है ऑलरेडी, ई एफ जी है ना, उसको पुट करके वेरीफाई कीजिए। सो हाफ 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 1/3 1/4, यहाँ ई कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये तो हाफ ही रहेगा, हाफ 1/3 1/4। वहाँ पे आप ई लेंगे तो हाफ, एफ कॉम्प्लीमेंट लेंगे 2/3 और जी लेंगे 1/4। यहाँ ई की प्रॉपर्टी लेंगे 1/2, एफ की प्रॉपर्टी लेंगे 1/3 और जी कॉम्प्लीमेंट है तो वो 3/4 हो जाएगा, है ना। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो कितना आ रहा है, 7/2 आ रहा है, देख लीजिए अब, 2 3 4 2 है ना, तो इस तरह से। अच्छा 24, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, ओके ओके ठीक है, 13 जो आप कह रहे हैं वो दोनों सही कह रहे हैं। सो एक्चुअली दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। सो जो मैं पी निकाल रहा था वो ये है। सो हमें इन्होंने पूछा है 12 टाइम पी, है ना, ठीक है, 7/24 पी आएगा, एंड देन 12 टाइम पी हमसे पूछा गया है। एग्जाम में भी ध्यान रखना आपसे पूछा क्या है ना, तो वो एंटर करना है, मतलब रीड क्वेश्चन केयरफुल्ली, ये देखना है, क्योंकि है ना क्लास में देखते हो कई बार मैं क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, गलत सोल्यूशन कर देता हूँ, तो ये सब एग्जाम में करोगे तो वहाँ मार्क्स कटेंगे, तो वहाँ पेनाल्टी है, तो यहाँ तो हम करेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। सो एग्जाम में आप केयरफुल्ली क्वेश्चन पढ़िए और केयरफुल्ली आंसर लिखिए ईच स्टेप को, ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। तो यहाँ से ये होगा तो ये 7/2 आ जाएगी, तो ये 12p का आंसर पॉइंट हुआ, इसका 7/24 आएगा, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अगर गलत आंसर आ रहा तो अप्रोच गलत है, ये चीज़ है। अच्छा आ गया, ठीक है। सो ये 2019 का था। तो एक एक क्वेश्चन हर साल बेसिक प्रोबेबिलिटी के गेट में एक क्वेश्चन आता है बस, जैम में 4 5 क्वेश्चन आते हैं, ये है। सो बताओ अगला 21 में कौन सा क्वेश्चन है कि नहीं। 21 में भी इंडिपेंडेंट पे ही आया है। ये हर साल इंडिपेंडेंट पे ही पूछते हैं क्या ये लोग। तो यहाँ से स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट है। और एंड में ऐसा होना चाहिए कि आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं सारे पीवाई क्यू को, जितने भी पीवाई क्यू हो, यू शुड बी नोइंग हाउ टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, और 100% आपको भरोसा होना चाहिए सॉल्व। ये देखिए ये 14 नंबर, सो 14 नंबर आप सॉल्व कीजिए। ये भी आपने किया ही होगा, बट एक बार सॉल्व करके देख लो कि आंसर क्या आ रहा है, जस्ट सी। कर रखे हैं ठीक है, दोबारा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी दो इवेंट है, जहां पे पी भी पता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पता है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है ये पता है हमें, तो बताओ पी ए क्या आएगा। सिंप्लीफाई कीजिए। ओके बाकी लोग देख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये है 1/2। ए आपका पता नहीं है, वो निकालना ही है। ओके तो सबका मतलब 1/3 आ रहा है। सो
कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 3/4 जो कि 1/4 होगा, माइनस, अब इसको ब्रेक कर सकते हो, इंडिपेंडेंट है ना, सो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी और बी कॉम्प्लीमेंट आप लिखेंगे तो 1/4 फिर से है, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करके पी ए नहीं आ जाएगा इजीली। सो तो यहाँ से 1/2 माइनस 1/4 1/4 इंटू 3/4 4/3, सो ये आ जाएगा कट के 1/3, ठीक है ना। सो ये सब मतलब दिस इज इजी क्वेश्चन है ये सब। अगला बताओ, अगले पेपर में है 2021 हो गया, 22 23 में ढूंढना पड़ेगा, देखो 22 में एक बार चेक करो बेसिक प्रोबेबिलिटी का कौन सा क्वेश्चन है। सो देख लो, मैं आगे करवाया तो आगे आप लोगों ने असाइनमेंट किए हैं तो उसके डाउट ये देख लो, एक बार ढूंढ के देख लो कि कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा, या वो ये काम मैं किसी को दिया हूँ लेकिन किया नहीं अभी तक। तो ये तो आपका एप्टीट्यूड हो गया, यहाँ से स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, सो ये मैट्रिक्स है, ये सब आने चाहिए आपको एंड तक, तभी तो एग्जाम क्वालिफाई होगा, अच्छे मार्क्स तभी आएंगे ना। सब डिफरेंट टॉपिक के हैं तो एंड में आप कर पाओगे। तो ये तो मैट्रिक्स का है, रैंडम वेरिएबल, सब रैंडम वेरिएबल है ना, आई थिंक ये होगा, लेकिन ये भी स्टोकेस्टिक का ही होगा मुझे लगता है, हाँ स्टोकेस्टिक पॉइजन प्रोसेस का ना, प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द 5 टाइमर अवेलेबल मोस्ट है ना, तो ये जनरली मिला देता है, चेक कर लो, ये उसी का था ना, पूरा पढ़ा नहीं मैंने। ये कहना चाह रहा है एवरेज रेट ऑफ 1 कॉल पर मिनट, तो नंबर ऑफ टाइम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन प्रोसेस का है ये, प्रोबेबिलिटी तो है बट पॉइजन प्रोसेस यूज होगा उसमें। एक ये है कंपनी सम टाइम स्टॉप पेइंग, तो ये भी स्टोकेस्टिक का ही है, आपको ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, कंपनी विल नॉट पे द क्वार्टरली डिविडेंड इन द लॉन्ग रन, तो ये सब स्टोकेस्टिक प्रोसेस में आपको उससे सॉल्व होगा। हो सकता है, उसको भी देख सकते हैं, तो ट्राई करने पे है, अप्रोच क्या लगाते हैं आप। इसमें नहीं है सही, इसलिए उसने दिया नहीं है ना असाइनमेंट में, तो जो है वो तो उस प्रोबेबिलिटी का है, मतलब हायर लेवल पे है ना, तो वैसे कोई डायरेक्ट बेसिक का नहीं, जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली स्टोकेस्टिक यूज होगा उसमें, और ये सब तो आउट ऑफ है ना, ये भी स्टोकेस्टिक, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे स्टोकेस्टिक प्रोसेस यूज होगा। क्या बोलना चाह रहा है, इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट बिहेवियर ऑफ कैट्स आर स्टडीड फॉर अ पर्टिकुलर फूड preference between two foods A and B. For an experiment, 70% of the cats that had food A will prefer food A. 50% cats that had food B will prefer food. मतलब probability दे रखा है आपको. The experiment is repeated under identical condition. 40% of the cat had food A in the first experiment. तो क्या percentage है of cat who will prefer food A in the third experiment? तो ये ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना के इजीली कर सकते हैं, तो आगे इसको बताऊंगा, अभी भी कर सकते बिना उसके भी, पर तुम्हें देखना पड़ेगा। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम जो इसमें आए हैं मेनली इस ईयर में, वो सब कहीं ना कहीं स्टोकेस्टिक से रिलेटेड है, तो आगे तो खत्म ही हो जाएगा ना। नहीं 15 छोड़ दिए, 23 में है, हाँ तो छोड़ दो, बाकी करके आएंगे ना, 24 का भी मैं देख ही लिया, तो बाकी जैम वाले जगह मैं तुम्हें अगर हाँ होगा, इफ एक ही क्वेश्चन तो हर साल एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 15 14 15 में कौन सा नंबर है, ये तो जैम एमए का है ना, ये गेट एमए का 2019 तक हमारा एक्चुअली 2019 में गेट स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ था, उससे पहले गेट मैथमेटिक्स के साथ ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे,
तो कोई नहीं, इसको ट्राई करके देखना। जितने भी जैम गेट के पीवाई क्यों हैं, एक चीज और बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया है, इसमें तुम देखोगे, रुक जाओ, जैम गेट 2004 से 2005 इसमें मर्ज पीडीएफ है, तो आप यहाँ भी जाके सॉल्व कर सकते हो ईयर वाइज। तो इसमें गेट और जैम दोनों के मिक्स है, इसमें 1000 पेज होंगे अराउंड अप्रॉक्स। इसमें जैम और गेट 2005 से 24 तक के ईच पेपर है इसमें ऑलरेडी। सिर्फ गेट का चाहिए। हाँ हाँ मिक्स्ड है, टॉपिक वाइज आपको अभी मिलेगा, दूसरे टॉपिक वाइज फॉर दूसरे में है ना। क्योंकि गेट में अभी जो बेसिक प्रोबेबिलिटी होता है जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एक क्वेश्चन उससे जस्ट आता है, आप देखेंगे अदरवाइज। सो बाकी ईयर वाइज है, तो ईयर वाइज एंड में हेल्प करेगा, अभी भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये चीज है। बाकी जो असाइनमेंट मिले हैं या जैम के पीवाईक्यू भी कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सीखने को ही मिलेगा। तो जैम के जैसे 2024 वाले पेपर देखोगे तो उसमें 5 क्वेश्चन है, उससे पहले भी कोई खूब क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो अराउंड हर साल आते हैं, 3-4-5 क्वेश्चन। सो ठीक है, डाउट बताओ, जिन लोगों ने असाइनमेंट ट्राई किए होंगे उनके डाउट्स पे आते हैं। तो आपने ये जो असाइनमेंट मैंने भेजे थे उसमें डाउट बताओ, जो कल हम लोग कर रहे थे कंटिन्यू, तो उसका डाउट्स बताओ आप लोग। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी अच्छा इसलिए होना क्योंकि ये सब जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, ये मैं रैंडम वेरिएबल में भी खूब यूज करूंगा, क्वेश्चन में भी आता है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल केस में इवन यूज होगा बेस थ्योरम, तो उस तरह से तो वो आपको आना चाहिए कि क्या है। तो इसमें जो है यूनिट वाइज में है ना, तो यूनिट वाइज तो यहाँ असाइनमेंट पीवाई क्यू असाइनमेंट टॉपिक वाइज, इसमें तो यूनिट वाइज है ही पूरा। तो अभी जैसे मैं होमवर्क वाला बना दिया था, जो मुझे डिस्कशन कराना है मैं होमवर्क में डाल। यहाँ पे तो मैं ये, अरे यार वहाँ जाना पड़ेगा। तुम फोटोज भी भेज सकते हो, इनके डाउट्स हैं असाइनमेंट, तुम उससे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन तुम असाइनमेंट जरूर कंप्लीट करना, वरना छूट जाएगा, छूट ही जाएगा, आगे जो भी पढ़ाऊंगा उसका होमवर्क आता रहेगा, है ना। बाकी असाइनमेंट के लिए डीपीपी से बेसिक प्रोबेबिलिटी ऐड नहीं किया उसने, जो डीपीपी हमारे पास बहुत सारे ना 50-60 है, उसमें उसमें देखो ऐड किया है कि नहीं। सो जैसे मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, एक फोल्डर है ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो लोग डाउट किए उनके डाउट तो बताने ना, आप जब करना तब पूछना, एटलीस्ट ये है कि मैं अपनी तरफ से तो करा दूं, ये चीज है। मैं बोला ये जो डीपीपीज हैं, ये देखो इसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी के हैं क्वेश्चंस, आई थिंक नहीं होगा इसमें, सब क्वेश्चंस रैंडम वेरिएबल्स के ही ज्यादा होंगे, वहीं से स्टार्ट किया होगा ये। तो इसमें ना बहुत सारे वो थे, तुम चेक कर लेना एक बार। एनीवे मैं उस पर आता हूँ वापस, ये है ना बहुत सारे डीपीपीज हैं, तुम अगर देखोगे तो वैसे तो, लेकिन सर बेसिक प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है बनाया नहीं होगा ये सब बाकी एक्स्ट्रा से उसके बाहर का होगा, चेक करना पड़ेगा ओपन कर करके, टॉपिक भी तो नहीं लिखा है ना। तो ये सीक्वेंस सीरीज के हैं, तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स के होंगे। ये जब पढ़ाएंगे तब काम आएगा। एनीवे वापस आओ, हाँ उसी को ओपन करता हूँ, रुको रुको वन बाई वन करते हैं। तो वापस आता हूँ, मतलब जैम 2024 का अलग से सॉल्व कर लेना, बाकी तो वही है 23 से लेके वो सब तो है ही उसमें टॉपिक वाइज में। तो मैं इसकी बात कर रहा था होमवर्क, हाँ वो तो क्वेश्चन ही भेज सकते हैं, ओपन कर लेता हूँ हो जाएगा। ये ना कहीं गलती से क्लिक हो जाता है ना, कुछ और खुल जाता है, स्लो भी है सिस्टम। तो इसमें हम लोग अब इसकी बात करो, जैम वाले ये पीवाई के जो कल कर रहे थे, हाँ इसमें बताओ जो लोगों ने ये ट्राई किए, हाँ इसमें बताओ क्या डाउट। अभी 44 किसने बताया था, 51 में।
51 और 44 भी था, ठीक है, एक करके मैं वो कर लेता हूँ। ये सब एक्चुअली उस पे है, काउंटिंग प्रिंसिपल पे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये, लेकिन कर सकते हो, कुछ खास है नहीं। तो देखो इसमें क्या था, सपोज दैट 4 पर्सन एंटर लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब ये तुम्हें थोड़े से सोचना पड़ेगा। तो मान लो ये है ग्राउंड फ्लोर। सो suppose that 4 person enter a lift on the ground floor of a building, there are 7 floors above the ground floor. तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, मान लो ये फोर्थ है, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है, टोटल 7 फ्लोर्स हैं। अब इसने कहा कि ईच पर्सन इंडिपेंडेंटली चूजेस हर एक्सिट फ्लोर एज वन ऑफ द 7 फ्लोर्स। अब ग्राउंड चढ़ने के बाद कोई भी एक फ्लोर पे वो एक्सिट फ्लोर ले सकती है ना। Each of them chooses the topmost floor with probability 1/3। ये जो 7th फ्लोर है इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, ठीक। सो देखो ये कलर दिख रहा है, तो यहाँ पे 7th फ्लोर जो है वो चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब ये कहना चाह रहा है कि each of the remaining floors with an equal probability। अच्छा, तो टॉप मोस्ट फ्लोर चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और बाकी फ्लोर को तुम खुद से सोचो इस तरह से कि बाकी फ्लोर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो क्या लगता है ईच, तो टोटल बचे है ना, ये 1/3 है, तो टोटल वैसे बच गया 2/3, और 2/3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6 फ्लोर्स में, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ईच की आ जाएगी 1/9, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/9 ईच की है। अब then the probability that no two of them exit at the same floor equals, so no two of them exit at the same floor, यही बोल रहा है ना। तो मतलब हाँ सोचो ना, ये 7th फ्लोर पे उतरने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रिमेनिंग टोटल कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 1/3 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ। अब ईच फ्लोर पे उतरने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो 6 से डिवाइड कर दो, मतलब ईच इक्वल है ना, 6 से डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो कितने लोग चढ़े थे, 4 पर्सन। सो ऑल 4 पर्सन एक्सिट एट डिफरेंट फ्लोर, यही पूछना चाह रहा है ना प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसने कहा है कि नो टू ऑफ देम एक्सिट एट सेम फ्लोर, मतलब कि ऑल 4 जो है वो डिफरेंट फ्लोर पे एक्सिट कर रहे हैं एक्चुअली। सो नो टू ऑफ देम चूजेस द सेम फ्लोर। अब बताओ क्या होगा। अब अगर इक्वल सारे इक्वली लाइकली होते तो आसान होता हमारे लिए, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट इसलिए होगा क्योंकि 7th फ्लोर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बाकी की प्रोबेबिलिटी कम है। तो अब हमें सोचना है कि यहाँ पे जब इस तरह के केस तो पार्टीशन बना लेंगे। पार्टीशन इसलिए बना लेंगे कि मान लो अगर किसी एक ने 7th फ्लोर चूज किया, सपोज इफ, अभी हमने पार्टीशन जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहा हूं, मान लो टोटल प्रोबेबिलिटी समझ लो। सो या तो कोई एक 7th फ्लोर चूज करेगी या कोई भी नहीं करेगी, है ना, ये चीज है। सो इफ वन ऑफ द पर्सन चूजेस 7th फ्लोर एज हर एक्सिट फ्लोर, क्या होगा बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो कितने लोग हैं, टोटल 4 है ना। सो इफ वन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एज हर एक्सिट फ्लोर, तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, है ना, मतलब उतरने की उस पे, लेकिन 4 में से कौन उतरेगा, कितनी पॉसिबिलिटी है, 4C1, मतलब हमने क्या किया, 4 में से एक पर्सन चूज किया पहले, एंड सी विल एक्सिट एट 7th फ्लोर, ठीक। रिमेनिंग कहां एक्सिट करेंगे, इनमें जो कि इक्वली लाइकली थी, इक्वली लाइकली में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो कितना हो जाएगा, बाकी 3 जो हैं वो क्या करेंगे,
1/9 की पावर 3 हो जाएगी। लेकिन ये जो 3 लोग इनमें से किसी भी एक फ्लोर पे उतर सकते हैं ना। हमने कहा एक पर्सन ने 7th फ्लोर चूज किया, मैं अज्यूम कर रहा हूं पहला। देखो पार्टीशन ये है कि इफ वन ऑफ देम विल चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर और नॉन ऑफ देम, मतलब अपोजिट क्या है कि किसी ने 7th फ्लोर चूज नहीं किया, तो ये दो पार्टीशन है। तो पहला पार्टीशन मैं भी फाइंड कर रहा हूं। सो रेस 3 अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई, अभी तुम थोड़ा पेशेंस तो रखो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि 3 लोग 6 फ्लोर पे उतरेंगे ना, तो व्हाट इज नंबर ऑफ वे। यहाँ यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अब आगे यही तो लिखूंगा कि ये जो 3 फ्लोर पे उतरे हैं, ये कौन से 3 फ्लोर पे उतरे हैं। कैसे डिसाइड करेंगे कि 6 में से कौन सा 3 फ्लोर है। सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। हाँ 6C3 एक्चुअली चूज करने का है एक्चुअली। तो आप क्या कर रहे हैं कि 6 फ्लोर में से कोई 3 फ्लोर चूज किया आपने जिसपे कोई 3 लोग उतरे होंगे। अब वो 3 लोग फिर से अरेंज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो 3 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, है ना। सो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको आप डायरेक्टली 6p3 भी कह सकते थे। 6p3 मतलब 3 पर्सन्स को अरेंज करना है ऑन अ 6 फ्लोर्स। सो आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज, मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। तो यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 फ्लोर्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो 6p3 भी बोल सकते हैं या दिस इज आल्सो फाइन। और देखो ये एक्चुअली सॉल्यूशन देखने के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, या आप लोग ज्यादा क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखने के बाद जस्टिफाई करते हैं ऐसा क्यों लिया है। तो ये चीज एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा आपको। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं ना हमारे पास कि हम जस्टिफाई करें, हमें खुद से आइडिया जनरेट करना है। तो वो कैसे जनरेट होगा, जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, तो वैसे आपको खुद से सोचना होगा। और जब घर पे आप सोच पाएंगे ना, तभी एग्जाम में आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अदरवाइज इस तरह क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में, या गलत आंसर निकालोगे। क्योंकि जैसे आप खुद से अगर नहीं सोचोगे लॉजिकली, अगर सॉल्यूशन देख के आप जस्टिफाई कर ले रहे हो ठीक है ये, तो वहां प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में फिर आप नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू थिंक, मतलब ये है थोड़ा सा। तो जैसे ये है, तो इसलिए आपको सोचना चाहिए क्या होना चाहिए। आंसर करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब एक केस मैंने लिया कि वन ऑफ द पर्सन चूज 7th फ्लोर एज हर एक्सिट फ्लोर, उसकी प्रॉपर्टी आ गई। अब ये हो गया। और अब ये और केस चल रहा है, सेकेंड पार्टीशन, सेकेंड ऑप्शन कि लाइक नॉन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एज हर एक्सिट फ्लोर। तो अब 4 के 4 लोग कहां उतरेंगे, पहले 6 फ्लोर पे। तो अब सोचो 4 के 4 लोग पहले 6 फ्लोर पे, सबकी इक्वल प्रॉपर्टी है। तो पहले 6 फ्लोर में से हमें 4 फ्लोर चुनना होगा, जैसे अभी आपने किया। तो 6C4 and that 4 person can be arranged in 4 factorial way। या इसको आप फिर से मैं वही कह रहा हूं, दिस यू कैन राइट इट एज 6p4, है ना। दिस यू कैन राइट इट 6p3, सिर्फ इसको, बाकी तो है ही। अब इन टू, अभी तो आपने बस 4 फ्लोर चूज किए, उसको अरेंज किए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग दैट फ्लोर एज आर एक्सिट फ्लोर। ये तो अरेंजमेंट हो गया, टोटल कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1/9 ईच की है, तो 1/9 की पावर 4। देख लो, इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो लॉजिकली सोचना पड़ेगा 1/1। तो यहाँ चूंकि 7th फ्लोर पे कोई भी एक उतर सकता था, पहले एक पर्सन चूज किया, उसकी 1/3 प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किए कि 6 में से 3 फ्लोर चूज कर लो, उन 3 फ्लोर पे 3 लोग उतरेंगे, उसकी 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। उतरने की प्रोबेबिलिटी 1/9 की पावर 3 है ना। सो इवन यू कैन राइट दिस लेटर। और वहाँ 6p4, 6 में से 4 फ्लोर चूज किया, दैट कैन बी अरेंज। कहाँ पे, यहाँ पे क्यों। अरे मैडम वो ये वाला केस था 63। यहाँ जो तुम समझा रहे हो यहाँ हो चुका है, तुम थोड़ा पीछे चल रहे हो टाइम से।
हाँ हाँ यस, वो मैं पहले लिख दिया था। इफ यू वांट यू कैन राइट इट लेटर, बेटर रहेगा। हाँ यस यस, क्योंकि उसमें मैंने ऐसा किया है। सो पहले अरेंजमेंट है, फिर 1/9 की पावर 3, वैसे मैंने वहां किया। सो ये था कि एक लोगों ने 7th फ्लोर पे उतरे एंड बाकी 3 लोग 1 से 6 तक उतरा। और दूसरा केस था कि नन ऑफ देम चूज टॉप फ्लोर एज हर एग्जिट फ्लोर, किसी ने भी टॉप फ्लोर पे नहीं उतरा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो सब लोग पहले 6 फ्लोर पे ही उतरे होंगे, ऑल 4%। तो इसके लिए लॉजिकली रीजनिंग, अगर तुम सॉल्यूशन देख भी लोगे स्टिल कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो उसका तरीका ये तभी आप कर पाओगे जब बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करो। मतलब उसके लिए आपको ब्रेन में वो पैटर्न डेवलप होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, तब जाके हो जाएगा ये चीज है। मतलब सिर्फ सॉल्यूशन देख के जरूरी है कि आप कर लोगे सारे, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब हो जाएगा। सो यू हैव टू ट्राई एक्चुअली। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। अभी किसी और को चांस दो। हाँ, अभी 44 किसी का डाउट था ना, तो सिर्फ एक क्वेश्चन में आ जाएंगे। किसी को और डाउट नहीं होगा देन यू कैन आस्क। 44 पूछना है किसी को, किसी ने पूछा था? हाँ 44 एक्चुअली, हाँ ये भी मुझे लग रहा है। इन अ प्रोडक्शन लाइन ऑफ फैक्ट्री ईच पैकेट कंटेन 4 आइटम, past record shows that 20% of the produced item are defective. A quality manager inspect each item in a packet and approves the packet for shipment if at most one item in the packet is found to be defective. ठीक है, तो then probability that out of the 3 randomly inspected packets at least 2 are approved for shipments। ठीक है, देखो तो यहाँ दो चीजें, कल भी एक क्वेश्चन कर रहे थे आपने देखा होगा, या आपने ऑलरेडी क्वेश्चन किए होंगे, जहां पे था कि 2 बॉक्स है, ईच बॉक्स में 2 आइटम है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉक्स विल कंटेन एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम। ये सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का है। तो यहाँ पे 2 बार सोचना पड़ता है। एक तो हमें आइटम पे लाइक जो क्या बोलते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, और दूसरा बॉक्स के बारे में बाद में। तो पहले आपको सोचना है एक बॉक्स के अंदर एटलीस्ट 1, जैसे वहां सोचा था डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बाद में फिर वो बॉक्स के बारे में सोचे। सेम यहाँ पे है, पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि एक पैकेट कब अप्रूव होगा शिपमेंट के लिए, उसके बाद हम बॉक्स पे आएंगे कि 3 में से कम 2 बॉक्स है ना, आउट ऑफ द 3 रैंडमली पैकेट्स एटलीस्ट 2 आर अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट। तो यहाँ 2 जगह आपको थिंकिंग की जरूरत है, एक तो कंपोनेंट पे और दूसरा बॉक्स पे। देखो सो सो वी डोंट हैव टू गो विद सॉल्यूशन, फर्स्ट ट्राई एंड देन हम लोग देखेंगे क्या गलती है, पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो उससे तुम्हारा दिमाग ट्रेन होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो so इसने कहा है कि एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है, ईच पैकेट कंटेन 4 आइटम। सो एक पैकेट में 4 आइटम है। ठीक है, अब जैसे 3 पैकेट है, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। ठीक, अब ईच पैकेट में 4 आइटम है। इस तरह से क्वेश्चन है कि देयर आर 3 पैकेट्स, बाद में बोला है। सो इन अ प्रोडक्शन लाइन ऑफ फैक्ट्री ईच पैकेट कंटेन 4 आइटम्स, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट 20% ऑफ द प्रोड्यूस्ड आइटम्स आर डिफेक्टिव। तो एक पैकेट में जो आइटम है वो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, सो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 20% है, मतलब 1/5 हो गई। और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो गई अपोजिट, 4/5, मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पूछना है कि अ क्वालिटी मैनेजर इंस्पेक्ट ईच आइटम इन अ पैकेट। एक पैकेट में ईच आइटम, मतलब चारों आइटम है मेरे पास, 4 आइटम से चारों आइटम को इंस्पेक्ट कर रहा है। अप्रूव्स द पैकेट फॉर शिपमेंट इफ एट मोस्ट 1 आइटम इन द पैकेट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो अभी तुम आइटम के बारे में सोचो, यू हैव 4 आइटम्स एंड यू आर चेकिंग ऑल ऑफ देम। तो मतलब 4 आइटम मतलब 4 ट्रायल्स। जो इंस्पेक्टर है यहाँ पे, जो एक क्वालिटी मैनेजर है, वो पहला आइटम चेक करेगा, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा। तो देयर आर 4 ट्रायल्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि और मान लो डिफेक्टिव आना सक्सेस है यहाँ पे, समझ लो। सो पैकेट विल बी अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट इफ at most 1 item is found to be defective। तो the probability of at
एटमोस्ट 1 सक्सेस आउट ऑफ 4 ट्रायल्स। निकाल पाएंगे? ये है। सो मान लो x है नंबर ऑफ, अरे आपका डाउट नहीं है, जिसका डाउट उसे समझाना है, रुकिए। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन वन बॉक्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में 4 आइटम है तो डिफेक्टिव 0 1 2 3 4 हो सकता है, क्योंकि 4 आइटम है तो कोई भी। तो बताओ भाई कुछ आपका डाउट है ना, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट करेक्ट, हाँ, एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव की, ज्यादा ज्यादा एक, तो मतलब 0 या 1 की, करेक्ट। सो मतलब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आइडिया है यहाँ पे? 4 ट्रायल में एटमोस्ट 1 सक्सेस चाहिए, तो x इज नंबर ऑफ सक्सेस, डिफेक्टिव मतलब सक्सेस। यस, सो x इज बाइनोमियल 4,1/5, क्योंकि डिफेक्टिव मैं सक्सेस को बोल रहा हूँ। सो देयर आर 4, एक बॉक्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन वन बॉक्स, तो एक बॉक्स में 4 आइटम है, ईच आर इंस्पेक्टेड। सो 4 ट्रायल्स है, डिफेक्टिव सक्सेस है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, सो x इज बाइनोमियल 4,1/5। अब बस निकल जाएगा, तो 0 या 1 पे तो अलग अलग निकाल लेंगे, तो 4c0 1/5 की पावर 0, मतलब डायरेक्टली लिख दूं तो डायरेक्टली लिख लो, सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 4/5 की पावर 4, इधर आ जाएगा 4c1 1/5 4/5 की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया एक बॉक्स में एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, एक बॉक्स में। सेम चीज वहां था, जो क्वेश्चन था कि एटलीस्ट 1 बॉक्स कंटेन एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम, तो उसको ऐसे भी किया जा सकता है, हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द बॉक्स, फिर यहाँ पे एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव निकालना है, या एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव जो भी है। तो ये देखो 4 की पावर 4 256 एंड प्लस 256 2 टाइम हो जाएगा ना, सो 512 हो जाएगा, और अपॉन 5 की पावर 4 625, तो ये आ गया। तो ये आपका आ गया प्रोबेबल, मैं इसको मैं स्मॉल p बोल देता हूँ अभी, समझो, तो स्मॉल p बोल दिया, इसको तत्काल नाम मैंने स्मॉल p रख दिया, ये इसका नाम स्मॉल p रख दिया। अब आते हैं अगले पार्ट पे, तो अभी मैं ईच आइटम को डिफेक्टिव होने के लिए सोच रहा था कि एक बॉक्स में एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाल। अब बॉक्स के बारे में सोचे, आगे आइए, अब आगे कह रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 3 रैंडमली इंस्पेक्टेड पैकेट्स। अब पैकेट के बारे में बात करेंगे, तो अब ट्रायल होगा पैकेट चूज करना, पहले ट्रायल था एक बॉक्स के अंदर आइटम्स चूज करना। सो नाउ फर्स्ट पैकेट चूज किया, सेकेंड पैकेट, थर्ड पैकेट, तो वी हैव 3 ट्रायल्स। सो 3 ट्रायल्स है, अब हम क्या कर रहे हैं, सो वी हैव 3 ट्रायल्स। अब पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है कि 3 पैकेट को तुमने चेक किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 2 आर अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट, तो कम से कम 2 बॉक्स को अप्रूव करोगे शिपमेंट के लिए, तो यहाँ अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट इज सक्सेस। तो आउट ऑफ 3 ट्रायल्स एटलीस्ट 2 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली ये हो गया। सो y इज एक्चुअली यहाँ पे y जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट, ये है y, क्या है नंबर ऑफ, हाँ करेक्ट करेक्ट, यस यस, सो बाइनोमियल 3,512 अपॉन 625। तो ये हम सोच रहे हैं अब बॉक्स के बारे में, कि हमारे पास 3 बॉक्स था, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अप्रूव फॉर शिपमेंट, तो ये हो सकता था y की वैल्यू 0 1 2, ये इसका सपोर्ट है 3 था ना टोटल, n की वैल्यू हमारे पास 3 है एक्चुअली, और ये p आ गया। अब आप यहाँ से पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी, एटमोस्ट 2 आर अप्रूव्ड, सॉरी एटलीस्ट 2 आर अप्रूव्ड, तो एटलीस्ट 2 का मतलब y की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 2 आएगी, तो ये हो जाएगा, तो 2 या 3, ये मतलब है y is 2 और y is 3, इसको निकाल लेंगे आगे, लगाइए pmf, सो बाइनोमियल के pmf हो जाएगा, सो 3c2 जस्ट 3 आ जाएगा, और 512 बटे 625 स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस कर लीजिए इसको, तो मतलब हो जाएगा ना, देख, तो बाइनोमियल का पीएमएफ लगाओ, उससे आ जाएगा, तो इसका निकाल के फिर ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा।
तो ये यही यही अप्रोच जो लोग बोला जो लोग कल सॉल्व कर रहे थे, कल भी डाउट में पूछा था वो क्वेश्चन कि एटलीस्ट अमित ने पूछे थे कि एटलीस्ट वन आइटम आ रहा है ना अप्रूव्ड फॉर, उसमें था ना एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेन एटलीस्ट वन डिफेक्टिव। तो वहां भी ऐसा ही है, पहले आप उसके बारे में जो सयानी हिंट दे रही थी उससे ना, हमने कल दूसरे तरीके से किया था, वही बात है किस तरीके से कर लो। चलो भाई, तो नेक्स्ट पे आते हैं। हो गया। बताओ भाई अमित क्या पूछ रहा था, 54। तो 54 में क्या डाउट था, है कि नहीं? अच्छा 50 का क्या इसमें डाउट है? अगर A यूनियन B 1 है देन A एंड B कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। आप जानते हो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ऑफ प्रूविंग, डू यू नो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड? तो क्या करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में, हमें यहाँ दे रखा है कि ए बी कोई दो इवेंट है, ए की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में है, बी की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? तो एक नॉट ट्रू होगा बाकी ट्रू हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको खोलेंगे ये आ जाएगा। तो ये सब तो इजी होगा, मुझे तो ए सी डी इजी है डिसाइड करना। हाँ चूंकि इसमें गिवन चीज सेम है और इम्प्लाई अलग कर रहा है, तो इसमें पक्का है कि एक इनमें से ही फॉल्स होगा। यहाँ से ऐसे दिख रहा है क्योंकि यहाँ क्या किया, बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो इसका मतलब है इनमें से कोई एक गलत होगा, डी या सी में से कोई एक गलत होगा, कोई एक सही होगा। ठीक है, अब बी स्टेटमेंट इसका मतलब ट्रू है ना यहाँ पे, क्योंकि एंट्रेंस में जरूरी नहीं है। हाँ हाँ बी, तो बी आप क्या डिसाइड किए, ट्रू है कि फॉल्स है? चलो तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इसको। तो क्वेश्चन यहाँ ये है, देखो तो बी में क्या हमारे पास है कि अगर ए यूनियन बी 1 हुआ तो ए एंड बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये कह रहा है ए एंड बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो मैं काम करता हूं, लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये क्या हमने अज्यूम कर लिया कि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है कि जो प्रूव करना है उसका अपोजिट मान लो, या जो चेक करना है उसका अपोजिट अज्यूम कर लो। कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड ना, तो उसको अपोजिट अज्यूम कर लो। तो मैंने, मुझे चेक करना है कि क्या ए बी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब ये चेक करना है, कैन नॉट बी। मैं मान लेता हूँ उसका अपोजिट कि ए बी इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी है। ठीक, अच्छा तो यहां से मैं ए यूनियन बी निकालता हूं, क्या आएगा ए यूनियन बी? अच्छा हमें ए यूनियन बी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। सो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे 1, क्योंकि यूनियन है ना बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं इसको इंटरसेक्शन में ले आता हूँ। कैसे ला सकता हूँ इंटरसेक्शन में, इसको उधर ले जाओ, तो या समझ पा रहा ना, यू टेक इसको उधर ले, नहीं नहीं फॉर्मूला मतलब मुझे इंटरसेक्शन में लाना है इसको, तो ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी में, सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। चलिए, और मैंने क्या अज्यूम किया है, ए बी इंडिपेंडेंट। थ्योरम ये कहता है कि इफ ए बी आर इंडिपेंडेंट तो इक्विवेलेंट है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट ये 0 है, और यहां से क्या आएगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इज 0 और बी कॉम्प्लीमेंट इज 0। टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब है कि किसी एक नंबर को 0 होना पड़ेगा। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 0 है तो इसका क्या मतलब, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देन? अगर ए कॉम्प्लीमेंट 0 है इसका क्या मतलब है, ए 1 है या और है, एंड नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 हो सकता है कभी? अरे अरे भैया तुम कहाँ सोए हुए हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, हो सकता है 1? फिर ये तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन, इसके होता है क्वेश्चन बार बार पढ़ो तब जाकर तुम्हें समझना, इसलिए दिया है इसने।
वरना इसको लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ ये क्यों लिखता है, ये नहीं लिखता। फिर अगर यहाँ पे नहीं होता ना, अगर ये नहीं होता कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट ये भी हो सकता था, ट्रू हो जाता, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है एक्चुअली। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या नॉट ट्रू चुनना था ना, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, वरना फॉल्स हो सकता था। जैसे यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट माना, अब ये बोला पी ए इज वन और पी बी इज वन, और क्वेश्चन कह रहा है पी ए इज नॉट वन एंड पी बी इज नॉट वन, यहाँ एंड लिखा है देखो। सो नन ऑफ देम आर वन एक्चुअली, पी ए इज नॉट वन एंड पी बी इज नॉट वन। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया मेरे पास, जो गिवन फैक्ट है उसके अगेंस्ट आ गया ना ये चीज, तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिला। तुमने कभी प्रूफ किया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, हमें यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन मिला है, क्यों मिलता है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्टेक्स्ट कभी प्रूफ किया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, तो क्या कंक्लूजन होता है, बिकॉज आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, क्योंकि हमने गलत चीजें अज्यूम की थी, एंड दैट्स व्हाई वी प्रूव्ड दैट। तो अब हम बोलते हैं कि वी गॉट दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज वी अज्यूम्ड रॉन्ग थिंग, एंड दैट प्रूव दैट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब इसका अपोजिट ट्रू है। तो यहां से ये प्रूव हो गया हमारा कि ए एंड बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। सो ए एंड बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये चीज है, तो यहाँ पे है ना, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू गिवन फैक्ट, एंड दैट्स व्हाई assumption is wrong, and that's why we proved that a and b cannot be independent। हो गया, ये प्रूफ आ गया। सो स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये कि बी स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एक्चुअली, ये हमने प्रूव किया, क्योंकि मैंने अपोजिट अज्यूम किया था, चेक कर रहा था, इस कंडीशन को यूज किया, देन इसके अगेंस्ट आ गया जो कि शुरू में गिवन है, इसका मतलब है कि हमने गलत अज्यूम किया, इसलिए गलत आंसर आया, गलत यहाँ पे आया, तो मींस दिस कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ओके, सो और इसमें कोई डाउट रह गया हो बताओ, जिन लोगों ने सॉल्व किए। देखो ऑनेस्टली सॉल्व करो, और सीखने के पर्पज से सॉल्व करो, बिना सॉल्यूशन देके सॉल्व करो, मतलब यूजर रीस्टार्ट करो, ये चीजें हैं। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वन है, देखिए हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, क्योंकि ए यूनियन बी वन है ना, तो इसका मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आसानी से, जैसे ए है, आप मान लो एक तुमने डाई को रोल किया, 1 से 6 तक है, ए है 1 2 3 4 और बी है 3 4 5 6। देखो यहाँ से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है ना, है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2/6 है इवन यहाँ जो मैंने लिया है, तो जरूरी नहीं है। अच्छा एक और मैं अच्छा चीज बताता हूँ, चलो मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मुझे सोच के बताना, याद आया मुझे। तो क्वेश्चन है, आपको ट्रू फॉल्स चूज करना है, ट्रू या फॉल्स बताना है। ऑप्शन ए, इफ ए इज एम्प्टी सेट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0। ऑप्शन बी, if probability of a is 0 then a is empty set। C, uh, if, अरे शिवा भाई इसको देखिए कौन है, तो यहां से क्या है, if a is sample space then probability of a is 1, and option D, if probability of a is 1 then a is sample space। बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। और बी आपको क्यों फॉल्स लग रहा है, अगर बी फॉल्स है, जैसे कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल होगा, तभी है ना। कोई स्टेटमेंट गलत कब होता है, जब आपके पास कोई काउंटर एग्जांपल है, एक काउंटर एग्जांपल एनफ है किसी स्टेटमेंट को गलत कहने के लिए। तो आप बताइए आपके पास कौन सा काउंटर एग्जांपल है, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि एक ऐसा इवेंट है जो नॉन एम्प्टी है लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है।
बाकी लोग बताओ, एटलीस्ट तुम डिसाइड करो। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो क्या करोगे, या कहीं अगर मिल गया तो क्या करोगे तुम? कौन था? है? उसको लिंक भेज दिया? हाँ हाँ, उसको लिंक भेज दिए, अभी 11 बजे ज्वाइन कर लेगा। इसको कॉल करके या व्हाट्सएप पे ही लिंक भेज दीजिए। अभी जो चल रहा है ना, जो भेजे होंगे वही लिंक भेज दीजिए। हाँ इसका भी लिंक, हाँ। हाँ, तो अभी 10 मिनट बचे हैं ना बस। हाँ डिसाइड करो भाई। ऐसा कैसे नहीं, आप लोग एमएससी कर चुके हो या एमएससी कर रहे होगे, तो ये तो बहुत बचपन से पढ़ा होगा आपने। मतलब आपको बताना है कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, एमएस क्यों है। 4 स्टेटमेंट है। एक्चुअली सर प्रोबेबिलिटी आप बहुत दिन से पढ़ रहे होगे, ये क्या है, ये बारीकी, बहुत बारीकी चीज है ना, तो डीप नॉलेज। जिसको डीप नॉलेज है वही डिसाइड कर पाएगा ये। डीप नॉलेज कब आता है, बहुत बार चीजों को रिवाइज करने से। जब आप एक किताब को 50 बार पढ़ जाओ, तो हर किताब में ये चीज लिखी हुई है जो यहाँ लिखा हूँ मैं, इवन विकेर वर्थ में डायरेक्टली लिखा हुआ है ये। तो ये थोड़ी बहुत बारीकी हो गई ना, कि आपको लग रहा हो ए और बी सेम ही तो है, लेकिन सेम नहीं है। कोई बता ही नहीं पा रहा ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये ट्रू है ये फॉल्स है। क्वेश्चन है फॉल्स है तो एग्जांपल बताओ, ये है। तो अभी मैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था लोअर जैम वाले बैच में। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्या है कि जैसे सैंपल स्पेस ओमेगा है, ई कोई इवेंट है, तो अगर मान लो 1 डायमेंशनल है तो क्या होता है, मतलब जैसे ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर मेजर ऑफ ई अपॉन मेजर ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे हो सकता है कि सैंपल स्पेस लाइन है तो वहां मेजर लेंथ हो जाएगा, सैंपल स्पेस ट्रायंगल है तो उसका मतलब उसका मेजर एरिया हो जाएगा। सैंपल स्पेस 3 डायमेंशन स्पेस है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर है, कोन है ना, इस तरह से। तो उस केस में वॉल्यूम हो जाएगा मेजर इसका, ठीक है, वो चीजें हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपली। मैं सैंपल स्पेस लेता हूँ क्लोज इंटरवल ए बी को, ठीक। तो ई कोई भी सबसेट है ओमेगा का, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को लेंथ, क्योंकि इंटरवल है ना ये, तो लेंथ होगा लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस। अब आपको एग्जांपल देता हूं मैं। E1 है मेरे पास ओपन इंटरवल ए बी, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा इस मेजर के हिसाब से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? सो लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ है ना, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ E1, तो आप ओपन इंटरवल ए बी एंड क्लोज इंटरवल ए बी लेंथ दोनों का सेम ही होता है एक्चुअली। सो इसका लेंथ हो जाएगा b माइनस ए और सैंपल स्पेस का लेंथ भी, है ना, तो जो भी है लेंथ ऑफ e अपॉन b माइनस ए, यहाँ b माइनस ए ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। अब क्वेश्चन है क्या जो E1 है क्या वो सैंपल स्पेस के इक्वल है, क्या दोनों इक्वल सेट है, क्या E और ओमेगा इक्वल सेट है? हाँ नहीं है ना, दे आर नॉट इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है कि दोनों एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए तभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या पता चला मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो 1 है। तो इसका काउंटर एग्जांपल है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो जरूरी नहीं है कि वो सैंपल स्पेस होगा, ये गलत है। दूसरा, और ऐसे ही E2 ले लो। अब पता सिंगलटन सेट, अगर मैं सिंगलटन ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा a प्लस बी बाई टू, है ना। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटरवल में तुम a प्लस बी बाई टू कॉमा ए प्लस बी बाई टू, मतलब सेम है, तो ये भी सबसेट तो है।
सो दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. सिंगलटन सेट सबसेट है ना सैंपल स्पेस का. अब बताओ E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी. सो लेंथ ऑफ E2 कितना है. सिंगलटन सेट का लेंथ कितना होता है. तो 0 अपॉन B माइनस A मतलब 0 हो गया. तो आपने यहाँ क्या देखा. क्या ये एम्प्टी सेट है. नहीं. प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 है. तो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो जरूरी एम्प्टी सेट होगा. नहीं जरूरी नहीं है. नॉन एम्प्टी सेट है ये. तो इस तरह से नहीं और भी एग्जांपल मिल सकता है. मैंने ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से बनाया है. हो सकता है और एग्जांपल हो. है ना. सो यहाँ पे E2 जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है लेकिन E2 की प्रोबेबिलिटी 0 जरूर है. इस तरह से. तो इस तरह से ना कई बार अगर कंफ्यूजन अगर होगा तो उस तरह यूज कर सकते हैं. चलो तो फिर से पूछो आप क्या पूछ रहे हो. हाँ यहाँ तुम ऐसे लिख लो E1 यूनियन E2 यूनियन. लेकिन इसका क्या मीनिंग. इसका कोई मीनिंग है. ये मुझे बताओ ये इसका क्या मीनिंग है. अभी इसका क्या मीनिंग है. तो इसका क्या मीनिंग होगा. वो तो मुझे समझ आ रहा है कि तीनों का यूनियन है. तो ऐसे लिख लो अगर तुम्हें लिखना है तो. यहाँ तो इसने ये पूछा है ना E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ये एक साथ है गिवन E4. तो सिंपल है ना. 2 मिनट वेट करो. क्या नाम है आपका. गौरव. हाँ 11 बजे तक वेट करो. हाँ. इसमें सिंपल E1 यूनियन E2 यूनियन E3 का फॉर्मूला लगाओ और गिवन लगा लो हर जगह सेम. इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है. हाँ तो ऐसे लिख सकते हो. तो आपको लिखना हो तो ये हो गया. बोर्ड मास पढ़ा है ना आपने. तो ये है. यहाँ पे कहीं ब्रैकेट नहीं लगा ना. ये चीज है. यहाँ ब्रैकेट यहाँ लगा दिया तो पहले इसका इंपॉर्टेंस है बाद में वो सब आएगा. लेकिन सेट में इसका क्या मतलब है. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बाकी लोगों ने सॉल्व कर लिए इसका मतलब 41. बताइए इसमें क्या डाउट है. ये सॉल्व नहीं हुआ आपसे. ये क्या है इसमें. सी तो आपको ये निकालना है ना. तो इसको सॉल्व करो क्या दिक्कत है. ये फॉर्मूला पता है आपको E माइनस F यूनियन G का क्या होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला पता है आपको. क्या होता है. तो ये लगाओ ना यहाँ पे. सेमी तो है. ये A है ये B है. नहीं तो ना ट्राई करके देखो. ट्राई करके देखो फिर समझ आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ लगाओ आप. E इंटरसेक्शन F यूनियन G. ये हो गया. अब इसको ब्रेक करो आप. प्रोबेबिलिटी ऑफ E पता है क्या क्वेश्चन में. ये तो पता है. अब इसको ढूंढना है मुझे. अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ.
अब इसको कैसे खोलेंगे? सॉल्व करते जाओ, देखो अगर तुमने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना ना, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओ, खुद ही सॉल्यूशन आ जाएगा। तुम करके देखो, बताओ अब इसको कैसे खोलेंगे? ए यूनियन बी का फॉर्मूला आता है, लगाओ ए यूनियन बी। क्या होता है यूनियन बी? ए है, ये बी है, ए यूनियन बी लगा दो। सो यहां से आ गया माइनस, इन दोनों को इंटरसेक्शन ले लो, तो ये है ई इंटरसेक्शन एफ, फिर इसका इंटरसेक्शन लो ई इंटरसेक्शन जी, तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं भाई, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो इसमें इंटरसेक्शन लगा लो ना, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन जी। सो ई इंटरसेक्शन ई लिखने का क्या ही मतलब है, ई इंटरसेक्शन ई तो ई हो जाएगा ना, तो ई एफ जी हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट का देखते हैं, यहाँ ई एफ जी एलिमेंट थोड़ी हो तो सेट्स हैं, कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो ये आ गया। अब इसको बंद कर दो। अब बताओ ये सब क्वेश्चन है पता है कि नहीं पता है? सब पता है हमें। अब आपको बस यही देखना है कि ये सब क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअली हमने सिंप्लीफाई कर दिया ना, ये सब क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, ई पता है। चलो इसको खोलते हैं, इसको खोलोगे तो क्या आएगा? यू ओपन दिस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.06 आ गया। अब यहाँ इसको खोलो, इससे क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन जी आ जाएगा, 0.1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 0.3, 0.03 हो गया। अब इसको खोलो, ये भी गिवन है, इसको खोलो जरा, इसको खोलोगे तो क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 5 से 15 हो गया। अब सब कुछ पता नहीं है मुझे, पुट नहीं कर लेंगे आप? मुझे सब पता है, पी पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये सब यहाँ पुट कर दीजिए, आ गया आंसर। द थिंग इज जस्ट स्टार्ट राइटिंग सॉल्यूशन, ये मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यू डोंट है ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढो मत, जस्ट कोशिश करो, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। तो यहाँ ए माइनस बी लगाया फॉर्मूला, बाद में ए यूनियन बी लगा दिया। अब देखेंगे ये सब कहाँ से मिलेगा, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है इनडायरेक्टली, आपको वो डिकोड करना है उसको। कर दीजिए। और कुछ बचा है किसी का? तो कंप्लीट करो, बाकी जो असाइनमेंट है वो भी कंप्लीट करो, है ना? ये सब है जो भी बचा हो। अभी डाउट क्लास चलेगा, कल भी है, कल सैटरडे है ना, हो सकता है कल में जो अभी लास्ट संडे टेस्ट हुआ था, तो जिन लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया उसको कंप्लीट कर लो, एक बार फिर से सॉल्व करके डाउट कलेक्ट कर लो। कल हो सकता है मैं डाउट डिस्कशन मॉक टेस्ट का कराऊंगा, ठीक है ना? तो जो लास्ट संडे मॉक टेस्ट हुआ था प्रोबेबिलिटी का, उसका मैं टेस्ट डिस्कशन कल करवाऊंगा। तो थ्योरी तो हो गई ना हमारी, प्रॉब्लम भी मैं कर रहा हूँ, डाउट क्लास डेली चली रही, 11 से 12 भी होगी, पहले भी चलती है, तो वहाँ भी पूछ सकते हो। तो मंडे छुट्टी रहेगा? नहीं नहीं, संडे एक और टेस्ट है, संडे दूसरा टेस्ट है ना, तो सेकेंड यूनिट वाई टेस्ट कल संडे को होगा, मतलब परसों जो होगा। तो एक टेस्ट हुआ था, इस संडे भी एक टेस्ट होगा, छुट्टी रहेगा, मे भी हो सकता है संडे को क्लास ना हो, टेस्ट है संडे को। मंडे से फिर रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है? चलिए तो ये स्टॉप करते हैं क्लास। जी गौरव बताइए।